हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने पिछले चंद चैप्टर्स में रिवर वाटर पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, उसके बैकवर्ड के रीजंस के बारे में बात किया। आज के इस चैप्टर में हम टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री के बारे में बात करेंगे, खासकर जो सोशल फॉरेस्ट्री होती है, इस तरीके के जो कुछ भी अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट्रीज हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री, कई बार हम इस टर्म का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि सोशल फॉरेस्ट्री दरअसल होती क्या है। क्या वो सरकार आकर फॉरेस्ट को जो है वो बढ़ाती है, क्या उसे सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं, या फिर हम इंडिविजुअल्स जाकर अफॉरेस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स करें उसे कहते हैं। इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल। पीपल ओरिएंटेड अफॉरेस्ट्रेशन प्रोग्राम्स which aim at benefiting local community, especially poorer and tribal sections, for improvement of environment at a large through community-based tree plantations. पीपल ओरिएंटेड अफॉरेस्ट्रेशन की टर्म्स हैं ये, कि लोगों से ये इनिशिएटिव आना चाहिए अफॉरेस्ट्रेशन करने का, कि वो खुद जाकर प्लांट्स उगा रहे हैं। और इसका एम क्या है? बेनिफिटिंग लोकल कम्युनिटीज़, जो कोई भी वहाँ पर रूरल पीपल, ट्राइबल पीपल होते हैं, पुअर पीपल होते हैं, लोकल कम्युनिटीज़, उनके अच्छाई के लिए। क्योंकि जब आप फॉरेस्ट को बढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि बस आप एनवायरनमेंट को रिचार्ज कर रहे हैं। फॉरेस्ट से कई रॉ मटेरियल्स भी मिलते हैं, कई प्रोडक्ट्स भी डिराइव होते हैं, कई फूड प्रोडक्ट्स भी हमें फॉरेस्ट से मिलते हैं, और कई लोग फॉरेस्ट में मिलने वाले जानवरों पर भी कई बार डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से लोकल कम्युनिटी को बहुत ही इंकरेजमेंट मिलेगा, उन्हें बहुत ही जो है बेनिफिट मिलेगा। फॉर द पुअर एंड ट्राइबल सेक्शन, फॉर improvement of environment through large community based tree plantation। कम्युनिटी बेस्ड प्लांटेशन यानी कि एक दो लोग जाकर अगर प्लांट करेंगे तो वो ये नहीं कह सकते कि सोशल फॉरेस्ट्री है। कम्युनिटी बेस्ड यानी कि लार्ज तादाद पर, बड़े तादाद पर आप जाकर जो है इस तरीके के अफॉरेस्ट्रेशन के प्रोग्राम्स करने चाहिए, तभी उसे सोशल फॉरेस्ट्री कहेंगे। ठीक है। ट्रीज आर ग्रोन ऑन पब्लिक एंड कम्युनिटी लैंड्स लाइक अलॉन्ग रोड साइड, रेलवेज, कनाल्स, रिवर बैंक्स, पंचायत लैंड्स, बैरन एंड वेस्टलैंड्स एक्सेट्रा। तो पेड़ों को जो है उगाया जाता है कम्युनिटी के लैंड्स पर, जहाँ कहीं भी कम्युनिटी लैंड्स यानी कि पार्क्स होते हैं, बरियल ग्राउंड्स भी कम्युनिटी के ही लैंड्स हैं। तो इस तरीके के आसपास के एरियाज में आप पेड़ उगाएं। लाइक अलॉन्ग रोड साइड, रोड के आसपास फुटपाथ वगैरह जो होते हैं वहाँ पर पेडेस्ट्रियंस को भी जाने के लिए रास्ता दे, थोड़ा बहुत आप वहाँ पर ट्रीज भी उगा सकते हैं। रेलवे के पास, रेलवे के लेंस के आसपास कनाल्स हैं, रिवर बैंक्स हैं, पंचायत लैंड्स, बैरन लैंड्स, वेस्ट लैंड्स में भी आप जाकर इस तरीके से अफॉरेस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को सोशल फॉरेस्ट्री कहते हैं। तो फिर इस सोशल फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सोशल फॉरेस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स, टू रिलीव इंक्रीज प्रेशर ऑन ट्रेडिशनल फॉरेस्ट। ट्रेडिशनली फॉरेस्ट पर कौन डिपेंड होता है? या तो ट्राइबल पीपल या तो लोकल कम्युनिटी जो आसपास वहाँ पर होते हैं, पुअर पीपल। तो उनका प्रेशर जो है ट्रेडिशनल फॉरेस्ट पर कम हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा अफॉरेस्ट्रेशन करने से। अब देखिए, कई बार हमने जब डिफॉरेस्ट्रेशन के बारे में बात की, हमने देखा कि जब अर्बनाइजेशन हद से ज़्यादा होता है तो अर्बनाइजेशन को अकोमोडेट करने के लिए आसपास के जो फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज होते हैं, उन्हें काट दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात है कि आप इन्हें काट रहे हैं, लेकिन इतना ही अमाउंट ऑफ लैंड आपको कहीं और, जहां पर वेस्ट लैंड है या फिर जहां कहीं पर भी आप फॉरेस्ट को उगा सकते हैं, फॉरेस्ट्रेशन कर सकते हैं, वहां पर हमें कॉम्पनसेशन करना चाहिए, तभी जो है प्रेशर बढ़ेगा नहीं फॉरेस्ट पर, इकोसिस्टम जैसा था वैसा ही रहेगा। टू मीट बेसिक नीड्स ऑफ लोकल पीपल, कई लोकल पीपल डिपेंड करते हैं उस पर, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पर। हेल्प इन चेकिंग वाटर एंड विंड एरोजन बाय एक्टिंग एज शेल्टर बेड्स। कई बार ये फॉरेस्ट जो है हमें, बेस्ट एग्जांपल कोस्टल रीजन्स में आप इस तरीके के बड़े बड़े प्लांट्स, ट्रीज अगर उगाएंगे तो जब साइक्लोन्स वगैरह आएंगे, सुनामीस वगैरह जैसा अब इशू जब आएगा, तो ये ट्रीज जो है एक शेल्टर बेड की तरह काम करते हैं, एक ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं, डायरेक्टली आकर ह्यूमन को हिट करने नहीं देते। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। कई बार ट्रेडिशनल जो रूरल पीपल होते हैं वो डायरेक्टली इन पर डिपेंड होते हैं, हनी वगैरह जो है वो कलेक्ट करके ला के बेचते हैं, लैक, रबर वगैरह, ये सभी हमें कहीं ना कहीं इन्हीं फॉरेस्ट से मिलते हैं। एडिशनल इनकम जनरेशन, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो जाहिर सी बात है कि इनकम भी एडिशनली जनरेट ही होगा। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री इज एग्रो फॉरेस्ट्री। आइए देखते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। It is the practice where land is used for agriculture, forestry and animal husbandry at the same time। 5 एकड़ की ज़मीन आपके पास है, उसे सिर्फ आप प्लांट्स, क्रॉप उगाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पर एग्रीकल्चर भी कर रहे हैं, आसपास बड़े बड़े पेड़ भी उगा रहे हैं फॉरेस्ट्री के लिए, और एनिमल हस्बेंड्री भी आप कर रहे हैं, आप जानवरों को भी डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, पाल रहे हैं, रियर कर रहे हैं। जब इस तरीके का पूरा A to Z इस्तेमाल अगर आपके एरिया का करेंगे, उसे एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाएगा, यानी कि दो भी, एग्रीकल्चर भी है वहाँ पर और फॉरेस्ट्री भी है।
Deforestation is recognized as an environmental program, therefore there is need for afforestation, but land is limited to grow forest. Thus these trees are grown within agricultural lands. तो जाहिर सी बात है कि आप अपने खुद के एग्रीकल्चर लैंड्स में मान लेते हैं कि ये आपका लैंड है, तो आसपास जो है आप बड़ी आसानी से चंद बड़े बड़े पेड़ उगा सकते हैं। आपको ये शेल्टर भी देंगे, आपको ये कवर भी देंगे और आपके लिए एक बाउंड्री की तरह भी ये काम करेंगे। बेनिफिट्स क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री के? ट्रीज बाइंड सॉइल एंड एक्ट एज शेल्टर बेड्स, थस चेक्स सॉइल एरोजन। अभी जैसा साइक्लोन्स और सुनामीज का एग्जांपल दिया, जब आपके ही खेत के आसपास बड़े बड़े पेड़ होंगे तो सॉइल एरोजन भी बच जाएगा, चेक हो जाएगा। फ्लैश फ्लड से वो बचाएंगे सॉइल को एरोड होने के, फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। और ट्री जो है वो सॉइल को बाइंड करके रखता है, फिट रखता है, उसे एरोड होने नहीं देता। डीप रूट्स ऑफ ट्रीज ट्रैप न्यू न्यूट्रिएंट्स एंड ब्रिंग देम क्लोज टू द सरफेस। आसपास जो छोटे छोटे पेड़ होंगे ना, वो इन्हीं की मदद करके अपने न्यूट्रिएंट्स लेंगे। ट्री के रूट्स बहुत लंबे लंबे तक फैलते हैं। लेज्यूमिनियस ट्रीज फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, थस इंप्रूव्स फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। नाइट्रोजन फिक्सेशन के प्रॉब्लम में भी बहुत ही मदद करते हैं। सॉइल न्यूट्रिएंट इंक्रीजेस ड्यू टू एडिशन एंड डिपोजिशन ऑफ लीफ लिटर। आप देख सकते हैं कितना एक इंपॉर्टेंट सा फिनोमेना यहाँ पर चल रहा है। इंप्रूवमेंट ऑफ माइक्रो क्लाइमेट, जो उसी रीजन में जो आपका जितना भी लैंड है, जितना भी रीजन है, वहीं पर आपका जो क्लाइमेट है वो भी थोड़ा बहुत ठंडा भी होगा, अच्छा खासा भी होगा। आपका माइक्रो क्लाइमेट जो है वो भी इम्प्रूव होता ही रहेगा। आसपास के क्लाइमेट में भी गर्मी जो है वो कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्री लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, तो इक्वली बैलेंस होता है। And final type of forestry is organic farming again. Organic farming is a form of agriculture that relies on techniques such as crop rotation, green manure, compost and biological pest control to maintain soil productivity and control pests on farm. इन नटशेल अगर मैं बताऊं, आप पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं करते, केमिकल की बिल्कुल भी आप इस्तेमाल नहीं करते और पूरा जो है ट्रेडिशनल मैन्योर पर, ऑर्गेनिक कंटेंट पर अगर डिपेंड करेंगे फार्मिंग के लिए तो उसे ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। क्रॉप रोटेशन किया जाता है कि पूरा साल एक ही क्रॉप नहीं होता उस पूरे लैंड में, चेंज करते हैं। 6 महीने राइस, 6 महीने वीट, इस तरीके से आप क्रॉप चेंज करते ही रहते हैं, सो दैट सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है, पेस्ट का कंट्रोल भी अच्छा होता है और आपका फार्म जो है बार बार आपकी सॉइल अपने आप रिचार्ज भी होगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्सक्लूड्स और स्ट्रिक्टली लिमिट्स द यूज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी टाइप ऑफ फॉरेस्ट्री के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।